डिजिटल संविधानवाद यानी डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जरा एक ऐसे साइबर स्पेस की कल्पना कीजिए जिसकी वास्तुकला या आर्किटेक्चर ईंट, लोहे या कंक्रीट से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स और मेटाडेटा की अदृश्य ईंटों से बनी है। हम सब इस अदृश्य दुनिया के नागरिक हैं और हाल की घटनाओं ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह भौतिक दुनिया में हमारी स्वतंत्रता और निजता की रक्षा के लिए कड़े नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही नियम इस साइबर युग में भी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डिजिटल अधिकारों की पूरी रूपरेखा को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि कैसे हमारे मौलिक अधिकार इंटरनेट की इस भूल भुलैया में सुरक्षित रह सकते हैं। ये मुद्दा अचानक इतनी चर्चा में क्यों आया? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है मई 2023 की, जब केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। सोचिए, ये कोई रूटीन तकनीकी अपडेट नहीं था, ये वो सटीक क्षण था जब राज्य की शक्ति और हमारी डिजिटल सीमाओं के बीच सीधा सीधा टकराव हुआ। चलिए सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ को समझते हैं। डिजिटल संविधानवाद आखिर है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो डिजिटल संविधानवाद का मतलब है हमारे बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा, समानता और निजता को डिजिटल डोमेन में लागू करना। हमारे जो अमूर्त संवैधानिक आदर्श हैं, उन्हें अब अनियंत्रित डिजिटल शक्ति के खिलाफ एक मजबूत गार्डरेल या रक्षक बनना होगा, ताकि साइबर दुनिया में भी जंगल राज नहीं बल्कि कानून का राज कायम रहे। अब सवाल उठता है कि अचानक इस नए प्रकार के संविधानवाद की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई? इसका सीधा जवाब है डिजिटल शक्ति का बेतहाशा उदय। आज के आधुनिक राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग अब सिर्फ सड़कों पर नहीं करते, बल्कि अदृश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, फेशियल रिकग्निशन और बड़े पैमाने पर हमारा डेटा इकट्ठा करना। और ध्यान दीजिए, ये सर्वव्यापी शक्ति सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारी निजता और गरिमा और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जब नागरिकों के डेटा तक राज्य की पहुंच असीमित हो जाती है ना, तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संतुलन बिगड़ने लगता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हमारी पारंपरिक राज्य सत्ता है जो सख्त संवैधानिक सीमाओं से बंधी हुई है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ है निजी बिग टेक कंपनियां जो आज अर्ध संप्रभु या क्वाजी सॉवरेन शक्तियों के रूप में उभर चुकी हैं। ये कंपनियां अपारदर्शी एल्गोरिथम के जरिए ये तय करती हैं कि आप इंटरनेट पर क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे और अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। इस अदृश्य दुनिया में जो खतरे हैं वो भी पूरी तरह अदृश्य हैं। मेटाडेटा और बायोमेट्रिक्स की ये जो मूक निगरानी चल रही है, ये असहमति की आवाज़ों को पूरी तरह खामोश कर सकती है। एल्गोरिथम आपको ऐसे इको चैम्बर में फंसा देते हैं जहां आपको सिर्फ वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं, जिससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अगर निजता के अधिकार का मतलब केवल किसी वेबसाइट के लंबे चौड़े नियम और शर्तों वाले बॉक्स पर बिना सोचे समझे आई एग्री क्लिक कर देना रह गया है, तो सच मानिए उस सहमति का असल में कोई अर्थ ही नहीं है। आइए भारत के कानूनी ढांचे पर एक नज़र डालते हैं। भारत में डिजिटल अधिकारों का जो विकास हुआ है वो परीक्षाओं के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट से। लेकिन गेम चेंजर साबित हुआ साल 2017 का जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। इसके बाद 2020 का अनुराधा भसीन मामला आया, जिसने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट एक्सेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अटूट हिस्सा घोषित किया। और अभी हाल ही में 2023 का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण या डीपीडीपी एक्ट, जो डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ हमारा सबसे नया और मजबूत हथियार है। अब जरा अपनी नज़र भारत से हटाकर वैश्विक डिजिटल परिदृश्य की ओर ले चलते हैं। दुनिया इस अदृश्य जाल को कैसे कंट्रोल कर रही है? पहला है यूरोपीय संघ का मॉडल, जो सबसे उन्नत और नागरिकों के अधिकारों पर आधारित है, जिसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या जीडीपीआर कहा जाता है। इसके ठीक उलट अमेरिका का मॉडल पूरी तरह बाजार और स्वतंत्रता संचालित है, जो फ्री स्पीच और एंटी ट्रस्ट कानूनों पर फोकस करता है। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों का नजरिया, जहां इंटरनेट की पहुंच और डेटा निजता को सीधे तौर पर बुनियादी मानवाधिकार का ही विस्तार माना जा रहा है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर हैं। तो
आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? हम एक सुरक्षित साइबर भविष्य कैसे बना सकते हैं? भविष्य के लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, डिजिटल गवर्नेंस को पूरी तरह संवैधानिक ढांचे के अंदर लाना होगा। जो भी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बने वो एकदम स्वतंत्र हो और सीधे संसद के प्रति जवाबदेह हो। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह की सरकारी निगरानी यानी सर्वेलेंस सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के असाधारण मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए, वो भी अनिवार्य न्यायिक वारंट और प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट यानी आनुपातिकता परीक्षण के साथ। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्वचालित निर्णय ले रहा है उसकी एल्गोरिथम जवाबदेही भी तय करनी होगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून बनाने की प्रक्रिया बंद कमरों में एक तरफा नहीं हो सकती। इसमें सिविल सोसाइटी और शिक्षाविदों से चर्चा बेहद जरूरी है। हमें आम नागरिकों को डिजिटल साक्षरता के हथियार से लैस करना होगा ताकि वो अपने अधिकार समझ सकें। और चूंकि साइबर स्पेस की कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होती, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर वैश्विक नियम तय करने ही होंगे। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि डिजिटल संविधानवाद केवल एक फैंसी तकनीकी शब्द नहीं है। ये इसलिए वजूद में आया क्योंकि राज्य और बाजार की अपार शक्तियां बिना किसी रोक टोक के हमारी डिजिटल दुनिया में घुसपैठ कर चुकी हैं। जैसे जैसे सरकारों का कामकाज डेटा और निगरानी पर निर्भर होता जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता, समानता और निजता के जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन्हें किसी भी तरह के डिजिटल तानाशाही के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़ा होना ही होगा। और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारी पूरी दुनिया और शासन व्यवस्था एक डिजिटल ढांचे में तब्दील हो रही है, क्या ये शानदार तकनीकी प्रगति हमारे संवैधानिक लोकतंत्र को और ताकतवर बनाएगी, या फिर इन अपारदर्शी एल्गोरिदम्स और खामोश निगरानी के साए में ये धीरे धीरे हमारे मौलिक अधिकारों की नींव को ही खोखला कर देगी? हमारे इस डिजिटल भविष्य की नियति इसी बात से तय होगी कि हम आज इन शक्तियों पर कैसे संवैधानिक लगाम लगाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब हमें मिलकर खोजना ही होगा। विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।